ज़िंदगी में कई चुनौतियां देखी हैं और उनमें से एक चुनौती ये भी है कि लंच के बाद सेशन को मोटिवेट करना। ये सबसे पहली चुनौती है जो अभी मैं फेस करने जा रहा हूँ। जो दूसरे स्पीकर हैं वो उनको काफ़ी ग्राउंड मिल जाएगा। आज 28 अक्टूबर 2021 है। आज से 16 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल 15 सेकंड के लिए कुछ ऐसा किया था जिसे लेके मुझे अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फैसले नहीं हैं जिन्हें लेके ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद करके ये लगता है कि कुछ अच्छा किया। 29 अक्टूबर 2005 शाम को 5:30 बजे कुछ ऐसा ही मौसम था। सर्दी दिल्ली को अपनी आगोश में ले रही थी। मैंने 5 बजे से 5:30 बजे तक का बुलेटिन किया और उसके बाद मुझे अगला बुलेटिन 8 बजे करना था। तो मैं अपने ऑफिस की तीसरे फ्लोर पे बनी हुई कैंटीन की छत पे चाय का एक बड़ा मग लेके आराम से बैठा हुआ था। 5:45 पे अचानक कैंटीन का टेलीफोन घनघनाया। मैं थोड़ा सा अनमना सा हुआ। मैंने कहा इतनी अभी बुलेटिन करके आया हूँ, अब हो सकता है कोई वॉइस ओवर करना हो या कोई स्क्रिप्ट देखनी हो। मैंने कहा अच्छा जाता हूँ। मैं ये कह ही रहा था कि बगल के लिफ्ट से मेरी एक कलीग दौड़ती हुई आई। उसने कहा चलिए चलिए आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं बड़े अनमने तरीके से न्यूज़ रूम में गया तो देखा पूरे न्यूज़ रूम में एक टेंशन का माहौल, और लिफ्ट से नीचे उतर के दरवाज़ा खोलते ही न्यूज़ रूम शुरू हो जाता था। हमारे आउटपुट एडिटर वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा दिनेश इधर आओ। वो सीधे मुझे अपने केबिन में ले गए। हमारे इनपुट एडिटर बगल में बैठे हुए थे। बोले बहुत बड़ी खबर आ रही है और कंफर्म होते ही हम 6 बजे लाइव पे जाएंगे। मैंने कहा सर क्या खबर है? उन्होंने कहा नथिंग इज़ कन्फर्म, लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे ब्लास्ट हो गए हैं। टाइम 5:48। मैं जो भी तैयारी कर सकता था, जो भी रिसर्च कर सकता था, कोई खबर कंफर्म नहीं है। कोई रिपोर्टर कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि कुछ हो गया है या नहीं हुआ है। बट देयर वॉज अ टेंशन इन न्यूज़ रूम बिकॉज एक हमारे क्राइम रिपोर्टर ने हमारे इनपुट एडिटर को अपने पर्सनल नोट पे कहा था सर पुलिस की मूवमेंट बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया। उस ग्राउंड की हवा से अनभिज्ञ एक एयर कंडीशन कमरे में हमारे न्यूज़ रूम में एक अलग किस्म का तनाव था। और मेरे सामने चैलेंज ये था कि अब से ठीक 12 मिनट के बाद जब मैं टीवी के स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा। मैं दूसरे टेलीविजन चैनल्स देखने लगा, कहीं कुछ इनपुट किसी कोई चला रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर एक रिपोर्टर थी हमारी, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ कुछ ब्लास्ट कंफर्म हो रहा है करोल बाग की तरफ। बस एक लाइन की इंफॉर्मेशन। हमने अपनी सारी यूनिट्स मोबिलाइज कर दी। जितने रिपोर्टर्स से सबसे कहा गो टू कनॉट प्लेस, गो टू करोल बाग, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है सब जगह जाइए। न्यूज़ रूम एक आर्मी का कंट्रोल रूम बन जाता है उस वक्त। और हम 5:58 पे मैं अपनी सीट ले चुका था। 1.5 मिनट के बाद मोन्टाज रोल होना था और 15 सेकंड के बाद मुझे टीवी पे आना था एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन केवल हवाओं में थी। और पत्रकारिता का यह धर्म है कि जब तक खबर कंफर्म ना हो तब तक आप उसे नहीं बताएंगे, और कम से कम इतनी बड़ी खबर पे तो आप कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते। 5:59 हमारे एक प्रोड्यूसर ने मेरे कान में कहा दिनेश 2 ब्लास्ट कंफर्म हो गए हैं। मैंने कहा सर कहाँ हो गए हैं? बोले करोल बाग वाला तो कंफर्म है, दूसरा कंफर्म नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँगा टीवी पे? बोला संभालो। मोन्टाज रोल होना शुरू हुआ। 35 सेकंड लगते हैं उसमें। मैंने अपनी आंखें बंद की। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना था। मैं मन में अपने माँ, अपने पिताजी की दी हुई उस सीख को याद करने लगा, जहां उन्होंने कहा था बेटा जब कभी जीवन में सबसे कठिन वक्त आए फिर गो टू योर बेसिक्स। मैंने टेलीविज़न पे उस दिन नमस्कार नहीं किया।
अगले जो 2 सेंटेंस मैंने बोले, वो सेंटेंस मुझे जिंदगी भर सेटिस्फेक्शन देते हैं। मैंने कहा हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, दिल्ली में कुछ जगहों पर धमाके की खबरें आ रही हैं लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग कोई पैनिक मत कीजिएगा, कोई परेशान मत होइएगा, किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा। आप एक न्यूज़ एंकर से अपेक्षा करते हैं कि वो आपको कुछ खबर दे, वो बताए कि भाई ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, लेकिन मैंने कहा कुछ कंफर्म नहीं है। और ये कहते कहते मैंने 3-4 मिनट निकाले। इस बीच जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए थे वहाँ वहाँ जैमर लग गया, वहाँ से रिपोर्टर से बात करना भी मुश्किल हो गया। समहाउ हमारी एक रिपोर्टर का फ़ोन कनेक्ट हो गया, उन्होंने कंफर्म किया कि 2 ब्लास्ट हो गए हैं पहाड़गंज और सरोनी नगर में, और उसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ी। ये मेरे वो 2 सेंटेंस थे जिसके लिए मुझे जब कोई संपादक मिला, जब कोई मेरे प्रोफेशन का बड़ा आदमी मिला, उसने कहा दिनेश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए थी, और इस अचीवमेंट की वजह थी मेरा बचपन। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, एक पहाड़ से। मैं ये ढूंढ रहा था कि हमें अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो मुझे तो मोटिवेशन देते थे मेरे घर के सामने ऊंचे पहाड़ जो हवाओं को झेलते थे और ज़रूरत पड़ती थी तो उसे मोड़ देते थे। मुझे मोटिवेशन देती थी मेरी माँ, जो सुबह 4 बजे, बाहर भले ही बर्फ़ पड़ी हो, बाहर ठंड हो रही हो, बाहर कोई जंगली जानवर आया हो, उसकी दिनचर्या में कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे मोटिवेशन देते थे मेरे पिता, जो सुबह 4:30 बजे, जब सर्दियों के दिनों में हम रजाई के अंदर दुबके होते थे। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड फौजी आदमी हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। तो उन्होंने हमें बचपन से कहा कि दुकान सुबह शुरुआत करने के लिए तुम लोग जाओगे, बाहर सर्दी हो रही है, बर्फ़ पड़ी है, हमने कुछ पहना है नहीं पहना है, भाग के जाते थे दुकान में, भट्टी जलाते थे, और जो उस भट्टी से आग निकलती थी फिर उससे हमें गर्मी आती थी। और वहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के जो अभाव देखे। मैं कभी कभी देखता हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत अभावों की ज़िंदगी है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी परवरिश कुछ इस तरह की थी कि हमने अपने अभावों को उत्सव बना दिया। ऐसे ऐसे हज़ारों मौके आए। जब उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने का आंदोलन शुरू हुआ तो हम उसमें भी कूद पड़े। पुलिस हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे। ऐसा भी मौका आया कि 17 दिन घर से बाहर रहना पड़ा क्योंकि बाहर पुलिस खोज रही थी। इन सब के बीच में जो परवरिश हुई वो इतनी एक इंसान जो फौज से रिटायर है, दुकान कर रहा है, 4 बच्चों को पाल रहा है, उनका विज़न देखिए कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा उड़ने दिया, उन्मुक्त उड़ान, बड़ी बड़ी उड़ानें दी, कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, और हमें भी उन्हें कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। बचपन के कई किस्से हैं, लेकिन जो पहाड़ में जीवन है, जो पहाड़ में हमारे लोगों का एक संघर्ष है, जो पत्थर में दाल उगा देते हैं, जो हवाओं की परवाह नहीं करते हैं, उन परवरिश का असर था कि हमारे भी सपने ऊंचे होते चले गए। हमारी तो स्थिति ये थी बचपन में कि हमारे यहाँ अखबार भी दूसरे दिन आता था। हमारे यहाँ बच्चों के पास 2 ही थॉट थे, या तो फौज में जाएंगे या वो सरकारी नौकरी करेंगे, या बहुत ज़्यादा हो गया किसी के चाचा ताऊ किसी कंपनी में अच्छी जगह पे लगे हुए हैं तो वो वहाँ काम करेंगे। इन 3 कैरियर ऑप्शंस के साथ हम अपना भविष्य का ताना बाना बुनते थे। मेरे मन में एक ललक थी कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। मैंने अपने पिताजी से कहा मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। उन्होंने अपनी पॉकेट टटोली, उन्होंने कहा चलो मैं जैसे तैसे कर लूँगा, तू जा। फिर पैशन हुआ आर्मी में जाने का, और पैशन को इतना मस्ती से जिया कि ये जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे, यहाँ पे एक विशाल सिनेमा हॉल हुआ करता था। इसी विशाल सिनेमा में बॉर्डर फिल्म 50 बार देखी, 50 टाइम्स। अपने अंदर समा लिया अपने पैशन को। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में सीडीएस भी क्रैक कर लिया। तो जब सीडीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया तो अपने आप को पूरा आर्मी का अफसर समझने लगे। अब ये नहीं पता था कि एक इंटरव्यू भी है,
उसके बाद एक मेडिकल भी होना है। तो आर्मी में क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले आपका रिटर्न हो गया, फिर एक टाइम लगता है। तो जिस दिन मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया, मैं उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो में कुछ कुछ काम करने लगा था। तो मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो मेरे एक जो दूसरा मेरा साथी था वो उसमें पास नहीं हो पाया। वो मेरा रोल नंबर देख आया था, तो उसने मुझे मेरे ऑल इंडिया रेडियो वाले नंबर पे फ़ोन किया, हाँ तूने ठीक नहीं किया। मैंने कहा तू तो पास हो गया। मैंने कहा मैं पास हो गया? बोला कहाँ? तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बात पे। ऑल इंडिया रेडियो से यूपीएससी जाना था, वो पूरा अकबर रोड वाला पूरा रोड क्रॉस करके 10-12 किलोमीटर होता है। मैं 10 किलोमीटर पैदल गया अपने रिजल्ट देखने के लिए। और यकीन मानिए आप, उस दिन जब आप कभी उस रूट से परिचित हों, जब आप संसद से निकलते हैं और यूपीएससी की तरफ जाते हैं, तो आपको आधा राजपथ क्रॉस करना पड़ता है। मुझे लग रहा था कि मैं राजपथ पे परेड कर रहा हूँ 26 जनवरी की। इतना मन में साहस, इतनी खुशी, थकान का नाम नहीं। वहां देखा तो मेरा रोल नंबर डिस्प्ले में था। पैर कांप रहे थे, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि कोई एक सपना लेकर आए थे वो सच होने जा रहा है या उसके करीब पहुंच चुके हैं। फिर उन दिनों तो फ़ोन वोन कुछ होता नहीं था, होता भी था तो हमारे गांव में तो कतई फ़ोन नहीं था। एक चिट्ठी लिखी पापा को अंतर्देशी, उसमें बताया पापा आपके आशीर्वाद से परम पिता परमेश्वर के उससे सीडीएस पास कर लिया है। पिताजी और चौड़े, तो उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी में कुछ मिठाई विठाई बांट दी। अभी लेकिन जीवन को कुछ और दिन देखने बाकी थे। 11 अक्टूबर की बात है ये 1999 की। मैं आर्मी के बोर्ड में गया, किसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस दिन मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा, बड़ा निराश, ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे जीवन में, अब कुछ रास्ता सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस पैशन में इतना डूब गए थे कि कभी कुछ सोचा ही नहीं। एक बात आप सब लोग याद रखिएगा, भगवान जब आपका एक रास्ता बंद करता है ना, तो 10 रास्ते खोलता है। एक ऐसे ही गैदरिंग थी, वहां पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हुए थे, और कुछ इस तरह का सीन था कि लोग उनसे सवाल पूछ सकते थे। अच्छा, हम तो इस काम में सबसे आगे। अब मेरा सवाल क्या हो सकता था, सोचिए। मैं एक निराश डिप्रेस आदमी, मैंने कहा अटल जी आपने कभी सपने देखे हैं, और वो सपना कभी टूटा तो क्या हुआ? आप जवाब सुनिए उनका। मैंने कहा अटल जी आपने कभी कोई सपना देखा और वो सपना टूटा तो क्या हुआ? तो जब मैं ये सवाल पूछ रहा था, तो अटल जी अपने चिर परिचित अंदाज में यूं बैठे हुए थे। एक ही सेंटेंस कहा उन्होंने, सपनों की कतार लगा दो, देखें तो सही कितने टूटते हैं। ये भी जिंदगी है। फिर मुझे पत्रकार बनने का उद्भव मेरे मन में अंकुर प्रस्फुटित हुआ। अब मुझे पत्रकार बनना है। मीनवाइल करगिल की लड़ाई 1999 में आई, मई में। उस दौरान जीवन ने कई उतार चढ़ाव देखे। जब पत्रकार बनने की सोची, तब तक पिताजी की तरफ से फंडिंग बंद हो चुकी थी। अब खुद ही ट्यूशन पढ़ाना था, खुद ही काम करना था, खुद ही सपने देखने थे, खुद ही पूरा करना था। अब तो आर्मी के एग्जाम में भी पास नहीं हुए, तो सोशल प्रेशर अलग से। 1750 रुपये मुझे ट्यूशन पढ़ा के मिलते थे एक जगह पे। वहाँ पे दिवाली थी उस बार, 28 या 29 तारीख की दिवाली थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरा ट्यूशन का महीना 31 को पूरा होता है, हो सकता है वो मुझे जल्दी पैसे दे दें। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। दिवाली के दिन मेरी जेब में 100 रुपये। अगेन लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स, पहाड़ी स्पिरिट। मैंने कहा क्या हुआ मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं आज भी घी के दिए चलाऊंगा। मैं 20 रुपये का घी लेके आया, 10 रुपये के दिए लेके आया, 50 रुपये की मिठाई लेके आया, लेकिन मैंने अपनी दिवाली कम नहीं होने दी। मैंने अपनी दिवाली को उसी उत्साह के साथ मनाया। मैंने कहा मैं अपना जज्बा कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने को किसी के सामने कमजोर फील नहीं कराऊंगा। मैंने उस दिन भी 100 रुपये में घी के दिए जलाए और 100 रुपये में दिवाली मनाई। ये मेरे माँ बाप की परवरिश थी। जिंदगी में कई बार आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो
आपको एक तरह से आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान हमें रेडियो में एक टास्क दिया गया, एक शहीद हुए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, समहाउ मुझे उनकी बहन का नंबर मिल गया। मैंने उन्हें कॉल किया कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बात नहीं करेंगे मीडिया से। मैंने समहाउ उन्हें कन्विंस्ड किया कि आप बात कीजिए प्लीज़। उन्होंने कहा ठीक है, मैं टेलीफोन पे ही बात करूँगी बस। मैंने कहा ठीक है। उस लड़की से हुई मेरी बातचीत, केवल 20 सेकंड की बातचीत बताता हूँ। मैंने कहा कि जो हमारे सिपाही बॉर्डर पे खड़े हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो लड़की जिसका भाई शहीद हुआ है, जिसका परिवार कष्ट में है, जो अथाह वेदना में है, उसने बस एक ही बात कही। उसने कहा दिनेश जी, बस मेरा एक ही मैसेज है कि अब बॉर्डर पे हमारी तरफ से कोई नहीं मरना चाहिए। ये तब है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं। संस्कृत में एक मंत्र है, यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा से सर्वेर्था सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। अर्थात जब जब आप दूसरों के कल्याण की कामना भर करते हैं, जब जब आप दूसरों के कल्याण के लिए सोचते भर हैं, तब तब सारे शगुन आपके लिए होने लगते हैं। उसकी कामना थी कि भारत जीता, लेकिन हमारी जिंदगी में एक और हार हमें देखनी थी। हम 4-5 दोस्तों ने इकट्ठा होकर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। पिताजी को फिर से पटाया, पिताजी इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उन्होंने भी पता नहीं क्या सोच के उस ज़माने में 2.5 लाख रुपए दे दिए। मेरे साथ मेरे और 2-3 दोस्त थे। हमने काम शुरू किया, काम बहुत अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट मात्र 8 लाख रुपए का था और हमारी रिटर्न्स 22 से 25 लाख की उस दौरान थी। हमें लगता था हमसे तो अब हम तो निकल गए हैं, मतलब हम तो अंबानी और बिरला ही बनने वाले हैं सीधे। लेकिन अभी तो संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऑल ऑफ सडन किसी एक वजह से वो सारा का सारा काम डूब गया और स्थिति ये हो गई कि अपने घर में भी मुंह नहीं दिखा सकते थे। बहन से भी उसकी ज्वेलरी गिरवी रखवा के पैसे ले लिए थे। इतना जबरदस्त डिप्रेशन था कि बस अंदर एक कोई ताकत थी जो जिंदा रखे हुए थी। कई तरह के ख्याल मन में आते थे, लेकिन यह था कि करेंगे, इसको भी पार करेंगे किसी तरह से। अचानक एक दिन हम जो 4 पार्टनर्स थे, हम कनॉट प्लेस में घूम रहे थे। एक हमारे दोस्त ने हमारे से वहाँ पे मिलना था, वो नहीं मिले। हमने उन्हें फ़ोन किया कि भाई संजीव कहाँ पर हो? तो संजीव की बहन ने फ़ोन उठाया, भैया आप लोग कहाँ हैं? मैंने कहा कि हम तो यहाँ कनॉट प्लेस में उसका वेट कर रहे हैं। बोले भैया आप जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँचो। ये क्या हुआ? बोले भैया आपके कोई कैमरा पर्सन है, उनके साथ कुछ हो गया है, आप जल्दी जाओ। और आपको भी वो लोग ढूंढ रहे हैं और भैया को गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। तो मैं समझ में आ गया कि कुछ बड़ा कांड हो गया है और हम लोग भागे पुलिस स्टेशन। तो जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस हमें घेर के खड़ी हो गई। हमने कहा हम तो खुद ही आए हैं। उसके बाद 40 दिन तक हमें पुलिस ने रोज बुलाते थे, थाने रोज बुलाते थे। उस दौरान क्या हुआ वो बताना चाहता हूं मैं आपको। उस दौरान मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह पलट लिया, हमारे मकान मालिक ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया। हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, कुछ भी नहीं। हम बुरी तरह टूट गए थे। हमारे पास ना पैसा था, ना हमारे पास कॉन्टैक्ट्स थे, ना कोई सपोर्ट करने के लिए रिलेटिव था। लेकिन संकट के बादल आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, कहाँ रुकेंगे? उन्हें रुकना तो था ही नहीं, हमारे जज्बे के आगे उन्हें हार मारनी थी और वो मानेंगे। जिन सज्जन का मर्डर हुआ था उनकी पत्नी हमारे लिए एक देवी के रूप में आई। उन्होंने कहा नहीं भाई ये बच्चे नहीं थे। तब जाके हमारा पिंड छूटा, हम किसी तरह से बाहर आए। उस साल की दिवाली भी बड़ी अपने ही आप में अद्भुत ही निकली। घूमते रहे, कभी पंजाब जाते थे, कभी कुछ करते थे, कोई रास्ता नहीं मिलता था। फिर एक दिन अचानक मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा, यार दिनेश तुम जर्नलिज्म में शुरू कर रहे थे करियर, लेकिन तुम यहाँ प्रोडक्शन में घुस गए हो,
तुम इसमें फुल टाइम क्यों नहीं देते हो? तो मैंने कहा क्या करूं यार, कोई नौकरी नहीं देता आजकल। तो उसने कहा ऐसा करो, इनको कॉल करो। मैंने कहा कॉल करके क्या होगा? बोला करो तो सही। मैंने उन्हें कॉल किया। उस दिन किस्मत मेहरबान थी, मैंने कॉल किया, अगले दिन मेरा ऑडिशन हो गया और उसके बाद मैं एंकर बन गया। अब एंकर तो बन गए, लेकिन अब क्या? अब जीवन का लक्ष्य क्या है? अब क्या करना है? समहाउ मेरा पैशन फिर से डेवलप हुआ अपने डिफेंस के लिए, और मैंने तय किया कि मैं जो अपनी डिफेंस की मन में सपनों को मार चुका हूं, दफना चुका हूं, उन्हें मैं फिर से जिंदा करूंगा। और मैंने डिफेंस पे काम करना शुरू किया। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि आज़ादी के बाद से 1999 तक देश में इतनी जो लड़ाइयाँ हमारी आर्मी ने लड़ी, उनमें से कई लड़ाइयाँ ऐसी थीं जिनके बारे में हमारे यूथ को पता ही नहीं। मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मेरे को कहीं पे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते थे, कहीं फैक्ट नहीं मिलते, लेकिन मैंने तय किया कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो न केवल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड बनेगी, बल्कि वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनेगी। मैंने बहुत मेहनत की, पूरे नेशनल आर्काइव्स को खंगाला, दिन भर नौकरी करता था, शाम को 2-2, 3-3 घंटे उस पर काम करता था। फाइनली जब किताब तैयार हो गई तो बहुत ही संकोच में दिल्ली के एक पब्लिशर को मेल किया कि सर एक किताब लिखी है, ऐसा ऐसा है। 9:58 पे ऑफिस जाने से पहले मैंने उन्हें मेल किया। 10:30 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया, कांडपाल जी आपकी किताब हम छापेंगे। वो मेरे लिए एक दूसरी बड़ी अचीवमेंट थी। और मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट उस दिन मिली जिस दिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का मेरे पास फ़ोन आया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आके मुझसे मिलो। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, 30 मिनट तक मुझसे बात की और बोले लिखते रहो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहे। ये मेरे लिए अपने डिफेंस के फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि थी। जीवन में सब कुछ किया, नीचे भी गिरे, ऊपर भी उठे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि जब भी संकट आया, जब भी परेशानी आई, बेसिक्स, ये बुनियाद है, इस बुनियाद में जो सीमेंट डाला जा रहा है इसे मजबूत कर लीजिए, और एक बार इसे मजबूत कर लेंगे फिर कोई आंधी, कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, हटा नहीं सकती। डॉक्टर कुंवर बेचैन हिंदी के कवि हैं, उनकी इन 4 लाइनों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठौर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए।